आयत मेरी लाडो, ये हरकतें ठीक नहीं हैं। तुम्हारे लाला को जब मालूम होगा तो वो गुस्सा करेंगे। मेरी गुड़िया, ऐसे मत करो, तुम रहने दो। जबकि आयत ने अपनी माँ को घूर कर देखा था और गुस्से से बोली थी, प्लीज अम्मी, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। हर वक्त लाला की माला मेरे आगे नहीं जपती रहा करें। लाला ने ये मना कर दिया, लाला ने वहाँ जाने से मना कर दिया। तुम लाला की इजाजत के बगैर ये नहीं खा सकती। यार, मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं जीती जागती इंसान हूँ। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगी। फाइज से मेरी शादी होने वाली है और अगर मैं उससे मुलाकात कर रही हूँ तो इसमें कौन सी कबाहत है। जबकि सकीना बेगम ने अपनी बेटी को ताज्जुब से देखा था, जो अपनी कमबख्ती खुद लाने की कोशिश कर रही थी। वो लाल जोड़े में थी, दूधिया रंगत की मालिक। आयत बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरा साफ शफाफ था, गजाली आंखें जिनको काजल लगाकर मजीद कयामत बनाया गया था। छोटी सी नाक, खूबसूरत पंखड़ियों की तरह गुलाबी होंठ, कुदरती गुलाबी गाल। वो लड़की हुस्न का शाहकार थी। कोई भी उसको देखता तो देखता ही रह जाता था। यही वजह थी कि उसका लाला और उसकी अम्मा हमेशा उसके अकेले बाहर जाने से डरते आए थे। यकदम उसका मोबाइल रिंग हुआ था। मोबाइल उठाकर देखा तो फाइज की कॉल आ रही थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आई थी। यही तो एक शख्स था जो उसके जज्बात की कदर करता था, उसकी हर बात को अव्वल आखिर मानता था, उसके लाड उठाता था, उसकी मन की हर मुराद पूरी करता था। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी जब अचानक उसकी माँ ने रास्ते में ही उसका बाजू थाम लिया था और उसको देखते हुए बोली थी, नहीं आयत, ऐसा मत करो, चादर तो लेती जाओ। जब उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया था और उनको देखते हुए बोली थी, प्लीज अम्मी, कितनी बार बोलूं आपको मेरे मामलात से दूर रहें। फाइज को ये सब कुछ नहीं पसंद। वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी हिफाजत कर सकते हैं। वो ये बोलते ही बाहर की तरफ बढ़ गई थी। उसके लंबे बाल आबशार की मानित कमर पर फैले हुए थे, जो उसको मजीद दिलकश बना रहे थे। वो हवेली से बाहर आई तो फाइज पहले ही अपनी गाड़ी लेकर हवेली के गेट पर खड़ा हुआ था। उसको देखते ही उसकी बाछें खिल उठी थीं। वो फौरन ही हाथ हिलाने लगा था, जबकि आयत के चेहरे के तो रंग ही तब्दील हो गए थे। वो भागकर उसके सीने से लगी थी। अगर गांव का कोई भी फर्द उसको ऐसी हरकत करते हुए देख लेता तो जहां भर में उसकी बदनामी होना तय थी। जबकि फाइज ने उसे फौरन दूर किया था और उसको आंखें दिखाते हुए बोला था, आयत कोई देख लेगा, क्या कर रही हो। अभी हम दोनों अकेले में नहीं हैं, बल्कि रोड पर खड़े हुए हैं। वो सख्ती से बोला था। उसको मालूम था आयत छोटी है, उसके पास अकल नहीं है, लेकिन वो समझदार था। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से आयत की बदनामी हो। जबकि आयत उठलाकर बोली थी, बदनाम करते हैं तो करने दे, वैसे भी आपसे ही तो शादी होनी है। अगर बदनामी हो गई तो ज्यादा अच्छा है, लोगों में मशहूर हो जाऊंगी। जबकि फाइज ने उसके सर पर चपेट लगाई थी और आंखें दिखाते हुए बोला था, खुदा ना करे कभी तुम बदनाम हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने हिफ्जो अमान में रखे। चलो गाड़ी में बैठ जाओ, वरना किसी की नजर लग जाएगी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरी शहजादी लग रही हो। उसने मुस्कुराकर फाइज को देखा था। ये वाहिद इंसान था जो उसके दिल की दुनिया में बुलंद मर्तबा रखता था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन उसी पल उसके लाला की गाड़ी फाइज के सामने आकर रुकी थी। आयत का दिल धड़कना भूल गया था। उसके चेहरे की रंगत पीली जर्द पड़ गई थी। वो अपनी माँ के सामने कितना भी झुंझला ले, गुस्सा कर ले, लेकिन वो अपने लाला के सामने भीगी बिल्ली बन जाती थी। सरफराज जैसे ही गाड़ी से बाहर आया, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। जबकि फाइज का भी दिमाग पल में घूम गया था, क्योंकि उसको मालूम था ये शख्स अब क्या बदतमीजी करने वाला था। सरफराज लंबे लंबे डंग भरता हुआ उन लोगों के पास आया था और आयत की तरफ का दरवाजा खोलकर खींच के आयत को बाहर निकाला था। वो अभी आगे कदम बढ़ाता, इससे पहले ही फाइज की आवाज गूंजी थी, खबरदार जो तुम आयत को लेकर अंदर गए। सरफराज ने खून आशाम निगाहों से देखा था और उन दोनों के बरक्स सरफराज की गाड़ी में बैठा रोमान, जो अपने मोबाइल में मगन था। शोर होने पर उसने फौरन सर उठाया था। सामने ही साला और बहनोई को देख वो समझ गया था कि अब जंग छिड़ने वाली है। वो फौरन गाड़ी से बाहर आया था और अभी फाइज उसका गिरेबान पकड़ता, इससे पहले ही उसने फाइज को थाम लिया था। जबकि फाइज फड़फड़ा के रह गया था।
रोमान ने उसको अच्छी तरह काबू कर लिया था। सरफराज गुस्से से चिल्लाया था, रोमान छोड़ो इसे, ये होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला कि मैं अपनी बहन को हवेली के अंदर नहीं लेकर जा सकता। शोहर नहीं बने तुम फाइज आलम, अभी महज मंगेतर हो, इसलिए अपनी औकात में रहो। फाइज उसकी बात सुनकर यकदम हत्थे से उखड़ गया था और गुस्से से बोला था, हमारे खानदान में मंग निकाह की हैसियत रखती है और तुम कहते हो कि मैं उस पर हक नहीं जता सकता। सरफराज ये मत भूलो कि कल को तुम भी हमारी दहलीज पर आने वाले हो। जबकि सरफराज की आंखें पल में तब्दील हुई थी और वो गुस्से से मजीद चिल्लाया था, अगर कहते हो तो नहीं आऊंगा, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी दहलीज पर आने का, बस बड़ों की रस्म निभा रहा हूँ। ये कहते ही उसने आयत को मजीद सख्ती से अपने साथ खींचा था और हवेली के अंदर ले गया था, जबकि रोमान की गिरफ्त में फड़फड़ाता फाइज उसको देखता रह गया था। उन दोनों के अंदर जाने के बाद रोमान ने उसको छोड़ा था, जबकि फाइज उसको झड़कते हुए बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थामने की, तुमने समझ क्या रखा है, औकात में रहो रोमान शाह, ज्यादा मेरे बाप बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जबकि रोमान ने महज एक बेजार निगाह उसके वजूद पर डाली थी और सादा लहजे में बोला था, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ तुम्हें लड़ाई करनी थी वो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाकर जा चुका है, इसीलिए अपनी बच्ची कुची इज्जत को लेकर अपने घर चले जाओ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कहते ही वो हवेली की तरफ गामजन हो गया था, लेकिन चंद कदम चलकर वो एड़ियों के बल पलटा था और उसको देखते हुए बोला था, और हाँ फाइज, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हो सके दूसरे की बहन बेटी को घुमाने से बेहतर है कि अपनी बहन बेटी पर नजर रख लो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था बल्कि हवेली में चला गया था, जबकि फाइज महज उसकी पुश्त देखता रह गया था। उसके आखिरी जुमले उसकी समझ से बालातर थे। वो सर झटक कर घर की तरफ रवाना हो गया था। सरफराज की वजह से उसका आज का दिन बर्बाद हो चुका था। हालांकि उसके आयत के साथ आज बहुत सारे प्लान थे। वाहिद आयत थी जिसकी वजह से वो इस दहलीज पर बार बार आता था, वरना तो उसका बस चलता तो वो कभी यहाँ का रुख भी ना करता। वो किसी के सामने न झुकने वाला इंसान महज आयत की खातिर उसके भाई के आगे मुसलसल झुक रहा था, उसकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन वो दिन दूर नहीं था जब ये दोनों एक दूसरे का गिरेबान थाम लेते। बहरहाल उसने अपने आप को काबू कर लिया था। उसको ये सब निकाह होने तक बर्दाश्त करना ही था। उसके बाद तो वो तहैया कर चुका था कि शादी होने के बाद वो आयत को कभी भी उस हवेली का रुख नहीं करने देगा, चाहे आयत रोती ही रह जाए, क्योंकि जितनी जलालत उसको हो चुकी थी अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मजीद बर्दाश्त करता। जबकि उसके बरक्स सरफराज हवेली में आते ही आयत के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ चुका था और उसको देखते हुए गुस्से से बोला था, लड़की तुम्हारे अंदर हया शर्म मर चुकी है, इतनी गैरत नहीं आई कि एक चादर ले लूं, महज एक जाली का दुपट्टा गले में डालकर तुम उस नामहरम शख्स के साथ घूमने जा रही हो, शर्म आनी चाहिए, हया क्या बेचकर खा चुकी हो तुम। जबकि आयत खौफ के मारे लरज रही थी, उसका दम खुश्क होने के करीब आ गया था। वो जितनी बहादुर बन ले, लेकिन सरफराज के सामने उसके होंठ भी जंबिश नहीं करते थे। वो मजीद कुछ कहता इससे पहले ही रोमान ने उसे थाम लिया था और सर नफी में हिलाते हुए बोला था, लाला बस बहुत हो गया, छोटी है वो, अकल की कमी है, जल्द समझ आ जाएगी। गुड़िया तुम अंदर जाओ। नीचे जमीन पर गिरी आयत ने नम आंखों से रुमान को देखा था और खामोशी से अंदर चली गई थी। रुमान शाह सरफराज का बेहतरीन दोस्त और हमराज था। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी, घर वालों का भी आना जाना था, इसलिए रुमान उनके घर में आसानी से आ जाता था। जबकि उसके बरक्स फाइज आलम कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के चचा का बेटा था, मगर सरफराज ने सख्ती से उसको मना किया हुआ था कि वो हवेली के अंदर कदम नहीं रखेगा। बचपन में ही उन दोनों की शादियां तय कर दी गई थी। फाइज आलम की शादी आयत आलम से होनी थी, जबकि सरफराज आलम की शादी फाइज आलम की छोटी बहन नूर से होनी थी, और यही वजह थी कि उन दोनों की आपस में कभी बनी ही नहीं थी। और उनके बरक्स आयत और नूर उन दोनों से ही बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आयत तो फिर भी समझदार थी, जबकि नूर इन तीनों में सबसे छोटी और मासूम थी। उसको दुनिया का भी ज्यादा कुछ इल्म नहीं था। वो ज्यादातर घर में ही रही थी और जिससे उसकी मंगनी हुई थी
वो उसकी दीवानी थी, उसको सरफराज आलम से इंतहा से ज्यादा इश्क था। वो उसकी खातिर मरने को तैयार थी, जबकि उसके बरक्स सरफराज आलम उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। उसको नफरत थी अपने चचा के बच्चों से। बचपन में उनका चचा उनकी माँ के साथ बहुत बदसलूकी करता था। उसको आज भी वो दिन याद था जब फाइज की माँ ने उसकी माँ पर इल्जाम लगाया था कि वो चचा के साथ ताल्लुकात कायम कर चुकी हैं और इस वजह से उसके बाप ने उसकी माँ को डंडे से मारा था। वो लम्हा आज भी फाइज आलम की आंखों से मख्फी नहीं था। वो जब भी वो लम्हा याद करता था तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी, अपने अंदर उठ इश्तियाल को काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में फाइज के आखिरी जुमले गूंज रहे थे कि जब तुम हमारी दहलीज पर आओगे तो हम भी तुम्हें जलील करके वापस लौटाएंगे। और ये बात उसके गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। मगर जैसे ही सकीना बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, उसका गुस्सा पल में ही कहीं खो गया था। वो अपनी माँ को अपने सामने देख तमाम बातों को भुलाए उनको अपने सीने से लगा चुका था। यही तो वाहिद औरत थी जिसके दम से उसकी सांसें चलती थीं, वरना जब उसके बाप का इंतकाल हुआ था वो उसी पल अपना दम तोड़ देता। उसकी माँ उसके सर में हाथ फेरते हुए बोली थी, ना मेरे बेटे, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और कभी भी बहन बेटियों पर हाथ नहीं उठाया करते। अल्लाह ताला नाराज होते हैं। बहन तो इज्जत होती है, उसको तो फूलों की मानिद रखा जाता है, ऐसे मारा नहीं जाता। वो अपनी माँ को देखते हुए नाराज लहजे में बोला था, आप तो हमेशा इसी की साइड लेंगी। आपको मालूम है वो क्या करने जा रही थी? खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना खानदान वालों में से किसी ने अगर इसको ऐसे देख लिया होता तो हमारी कितनी बदनामी होती। या फिर गांव वालों में से किसी एक की नजर भी आयत आलम पर पड़ जाती और कोई उसको पहचान लेता तो पूरा जहान हम पर थू थू करता। सब यही कहते कि सरदार की बेटी इस तरह बिना चादर के घूम रही थी, वो भी किसी अजनबी मर्द के साथ। जबकि उसकी माँ खामोश हो गई थी, सर पर सफेद दुपट्टा ओढ़े वो औरत काफी पाकीज़ा मालूम होती थी। रुमान ने जब बात ज्यादा ही बढ़ती देखी तो फौरन ही सरफराज के गले में हाथ डालते हुए बोला था, बस करो यार, क्या हो गया है तुम्हें? कब से एक ही बात करते जा रहे हो? माँ जी आप बताएं, तबीयत वगैरह ठीक है? अम्मी बोल रही थी आपकी तरफ आने का, और आप भी कभी चक्कर नहीं लगाती। वो बहुत खफा हो रही हैं आपसे। जबकि सकीना बेगम रुमान को देख दिल से मुस्कुराई थी। उनको ये बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी, सरफराज तुम रुमान जैसा बनो। वो कितना नरम दिल और संजीदा इंसान है। उन्होंने आज तक रुमान को गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। उनकी दिल से ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी रुमान शाह की दुल्हन बनती, लेकिन वो फाइज को पसंद करती थी और बचपन से ही उन लोगों के रिश्ते तय थे। अगर इस तरह रिश्ते से इनकार किया जाता तो पूरी बरादरी उनसे राब्ता मुनक़ता कर लेती। और वो फौरन उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली थी, हाँ बेटा जरूर चक्कर लगाऊंगी। उस दिन भी तुम्हारे इस दोस्त को बोला था, लेकिन नहीं भाई, उसके पास तो माँ के लिए फुर्सत ही नहीं होती। जबकि सरफराज सकीना बेगम की बात पर मुस्कुराया था और वो तीनों ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए थे। कमरे में आते ही आयत ने कान के आवेजे चूड़ियां दुपट्टा नोच नोच कर अपने वजूद से दूर फेंकी थीं, लिपस्टिक फैला ली थी। उसकी आंखों से तवातर आंसू बह रहे थे। उसको समझ नहीं आता था कि सरफराज ऐसा क्यों करता है। अगर वो नूर से शादी नहीं करना चाहता तो वो ना करे। उसका रिश्ता वो क्यों खराब कर रहा है? वो लाला के सामने तो कुछ नहीं बोल पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर रो रो के अपना हाल बुरा कर लेती थी। उसको मालूम था उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका ये रद्दे अमल उसकी जान ले लेने के लिए काफी था। उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी और फौरन ही फाइज को कॉल लगाई थी। उसको मालूम था वो बहुत गुस्से का तेज है। अगर उसको इस तरह से नजरअंदाज कर दिया तो वो बिल्कुल भी माफी नहीं देगा। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी और वो रोते हुए उससे माफी मांगने लगी थी। उसकी गमगीन आवाज सुनते ही फाइज का दिल नरम पड़ गया था और वो उसको पिचकारते हुए समझाने लगा था कि कुछ अरसे की बात है, वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरी दुल्हन बनकर आ जाओगी। वैसे भी फाइज अपने इरादे मजबूत कर चुका था। वो इस तरह हाथ पर हाथ रखकर मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तहैया कर लिया था कि वो बड़ों से बात करके अब रिश्ता तय करेगा, क्योंकि वो मजीद देर करके
अपने आप को मजीद जलील नहीं करवा सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। फाइज ने अपना दिमाग जलाकर तमाम बड़ों को अपनी तरफ कर लिया था और आयत के साथ रुखसती की बात भी तय कर ली थी। गांव के बड़े इस मसले के बीच में बैठ गए थे क्योंकि मामला सरदार के घर का था। सरफराज किसी कीमत पर राजी नहीं था। उसने साफ मना कर दिया था कि वो अभी अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता और ना ही वो नूर को ब्याह कर अपने पास लेकर आना चाहता है। लेकिन गांव के मुअज्जिज तरीन हस्तियां, उसके गांव के बड़े और उसके चाचू ताऊ और उसकी अम्मा के फैसले के आगे उसे खामोश होना ही पड़ा था। मगर फिर भी उसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। मगर रुमान के समझाने पर वो खामोश हो गया था। वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी था। उसको हर चीज की समझ थी। वो जल्दबाज इंसान नहीं था। हर चीज को समझकर और दिमाग से काम लेकर किया करता था। वो कभी भी गुस्से का सहारा लेकर अपने फैसले नहीं लेता था। यही वजह थी कि हर एक इंसान उसको बहुत पसंद करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था। घर में शादी की तैयारियां बहुत खुशहाल अंदाज में की जा रही थीं। आयत की तो बातें ही खिल उठी थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। उसको लगा था सरफराज बहुत बड़ा हंगामा करेगा, लेकिन बड़ों की मर्जी के आगे वो उफ नहीं कर पाया था। वो तो फूले नहीं समा रही थी, उस पर टूट के निखार आ रहा था। लेकिन सरफराज ने सख्ती की हुई थी। वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आ सकती थी। उसके ससुराल वाले आते थे तभी वो महज औरतों के सामने ही आती थी। ये सब वो जान कर रहा था। ये बातें जब फाइज को मालूम हो रही थी तो वो महज सब्र का घूंट पीकर रह जाता था। आयत के बरक्स वो मासूम सी गुड़िया नूर अपने घर में अल्लाह के आगे मुसलसल दुआएं कर रही थी कि उसकी शादी भी साथ खैरियत से हो जाए, क्योंकि जिस शख्स के साथ उसको ब्याया जा रहा था वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि गांव का गद्दी नशीन था। उसके गुस्से के आगे कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के बाद शादी का वो दिन भी सर पर आन पहुंचा था जब दो दुल्हनें स्टेज पर आ गई थीं। अब निकाह होने में कुछ ही देर बाकी थी। सबसे पहले सरफराज और नूर का निकाह किया गया था। नूर एक मुतनासिब जिस्म की मालिक थी। सफेद दूधिया रंगत, खूबसूरत पुरकशिश नकूश। वो देखने में कोई मसनूई गुड़िया लगती थी जो बेहद मासूम थी। सर झुका हुआ था, उसके हाथ लरज रहे थे। मौलाना और गवाहों के दरमियान उसका निकाह हो रहा था, लेकिन खौफ के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसके साथ कैसी जिंदगी बसर करेगा, लेकिन वो मजबूर थी। वो उससे इश्क करती थी और ये इश्क महज 4 दिन का नहीं बल्कि छोटी उम्र का था। और बेशक कच्ची उम्र में की गई मोहब्बतें बेइंतहा अजाबनाक होती हैं। चंद ही पल में इजाब व कबूल के मरहले तय पा चुके थे। आयत आलम फाइज आलम बन गई थी, जबकि नूर आलम सरफराज आलम बन गई थी। दोनों के निकाह हो गए थे और दोनों ही अलग अलग सोफे पर अपने दुल्हनों के साथ बैठे पूरी महफिल में छा चुके थे। मगर अचानक ही फाइज अपनी जगह से खड़ा हुआ था और मौलाना साहब के हाथ में जो माइक था उसने अपने हाथ में लेकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। माहौल में यकदम तनाव पैदा हो गया था। सरफराज भी उसको गौर से देखने लगा था कि आखिर वो खड़ा क्यों हुआ है। यकदम माइक में उसकी आवाज गूंजी थी, मैं फाइज आलम अपनी पाकबाज बीवी आयत आलम को एक तोहफा देना चाहता हूँ। मैं फाइज आलम पूरे जहान के सामने अपने पूरे होशो हवास में अपनी प्यारी बीवी आयत आलम को तलाक देता हूँ। ये अल्फाज आयत पर किसी पहाड़ की मानिक टूटे थे। वो बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हुई थी। वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर कर फाइज को देख रही थी, उसकी मुस्कुराहट ऐसा महसूस होता था किसी ने नोच ली हो। वो फटी फटी निगाहों से फाइज को देख रही थी। उसके पास कहने के लिए अल्फाज मौजूद नहीं थे। सरफराज, नूर, उसके माँ बाप सब एक साथ अपनी जगहों से खड़े हुए थे। पूरे मैरिज हॉल में सरगोशियां शुरू हो गई थीं। आयत कुछ कहती इससे पहले ही माइक में एक बार फिर आवाज गूंजी थी, मैं आयत को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। 3 बार उसने ये अल्फाज दोहराए थे और यकदम आयत के कान के करीब झुककर सरगोशी नुमा आवाज में बोला था, हो गया तुम्हारे भाई का बदला पूरा। ये कहते ही वो मैरिज हॉल से निकलता चला गया था। पीछे नूर यकदम बेहोश हो गई थी। आयत को तो यकीन ही नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हुआ है। बैठे बिठाई जो अजाब उस पर नाजिल किया गया था, उसकी दुनिया बर्बाद हो गई थी। वो पूरे कद से जमीन बोस हुई थी। सरफराज ने नूर की जानिब देखा
तो उसका शहाबी चेहरा बहुत मुरझा गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था ये पल में हुआ क्या है। फाइज ने उसकी बहन को तलाक क्यों दी है, उन लोगों की इज्जत का जनाजा क्यों निकाला गया है। उसके सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। खानदान वालों ने फौरन नूर और आयत को संभाला था, जबकि सरफराज बिल्कुल बुत बन चुका था। उसको यकीन नहीं आ रहा था अभी चंद पल पहले हुआ क्या है। लेकिन रुमान ने पूरे मामले को संजीदगी से देखते हुए सबसे पहले सकीना बेगम को होश दिलाया था, ताकि वो आयत को संभालती, और वो फौरन सरफराज की जानिब बढ़ा था ताकि उसको संभाल सके, क्योंकि उसे मालूम था अगर सरफराज का दिमाग घूम गया तो वो फाइज को गोलियों से छलनी कर देगा। उसको मालूम था एक बार अगर उसको गुस्सा आ जाए तो वो अपना आपा खो देता है। उसने फौरन सरफराज के सीने पर हाथ रखा था और थपथपाते हुए बोला था, सरफराज होश करो, देखो तुम्हारी बहन की क्या हालत हो रही है, संभालो इसको, इस तरह बुत ना बनो। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने नम आंखों से आयत को देखा था, जो बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर बैठी हुई थी। उसे यकदम अपनी बहन का ख्याल आया था। क्या फाइज ने हर बेइज्जती का बदला ऐसे लिया था? लेकिन उसने तो शादी के दौरान कुछ नहीं किया था। उसकी बहन को भी तो वो कबूल कर चुका था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? उसने नजर घुमाकर नूर की जानिब देखा था, जिसको औरतें संभाल रही थीं। माहौल में अजीब तनाव सा फैल गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह सब चीजें संभाले। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ बहन थी, और तीसरी तरफ उसकी बीवी थी, उस आदमी की बहन जिसने अभी चंद पल पहले उसकी बहन को तलाक दी थी, उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। उसने जब्त से आंखें मीच लीं। रुमान ने तमाम मामलात संभाल लिए थे। उसने दोस्त होने का फर्ज निभा दिया था। फौरन ही माहौल में फैले तनाव को उसने कम करने की कोशिश की थी। खाना खोलकर तमाम मेहमानों को खाना सर्व किया था, जबकि आयत, उसकी माँ और नूर को हवेली पहुंचा दिया गया था। बाराती भी हैरत के समंदर में गोताजन थे। उसके चाचू नजर मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। नूर की हवेली जाते ही वो लोग अपने घर की तरफ निकल गए थे। यकीनन वो लोग फाइज से मुलाकात करके उससे पूछना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया है। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। तमाम मेहमानों को रुखसत करने के बाद सरफराज घर आया था। उसकी माँ सर थाम कर लाउंज में ही बैठी हुई थी। वो दनदनाता हुआ अपनी माँ के सर पर पहुंचा था और उनको देखते हुए गुस्से से बोला था, आप किसकी इजाजत से उस घर की बेटी हमारी हवेली में लेकर आई हैं? मैं इस लड़की को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह इसके भाई ने हमारी इज्जत का जनाजा निकाला है, मैं भी इसकी बहन को बीच चौराहे में तलाक देकर इनकी इज्जत का जनाजा निकालूंगा। वो क्या समझते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे? उनकी सोच है मैं उनकी नस्लें उजाड़ दूंगा। वो अभी जानते नहीं हैं सरफराज आलम किस भला का नाम है। वो मजीद कुछ कहता, इससे पहले ही आयत की आवाज लाउंज में गूंजी थी, बहुत खूब भाई, आप मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हैं, अब एक और लड़की की जिंदगी को भी अपनी जिद की नजर कर दें। आपकी ये दुश्मनी कब खत्म होगी? आज आपकी दुश्मनी की भेंट मैं चढ़ गई हूँ, और अब आप इस मासूम को भी चढ़ाना चाहते हैं। आप क्यों मासूम की बद्दुआ लेना चाहते हैं? खुदा के लिए भाई बख्श दे। क्यों जिंदगियां बर्बाद करके आपको सुकून मिल रहा है? आयत बोलने पर आई थी तो बोलती चली गई थी। रोमान जो सरफराज के पीछे आया था, आयत को इस तरह देख उसके दिल में फांस सी चुभी थी। उसने तो हमेशा आयत को खिलखिलाते हुए देखा था, लेकिन आज उसको बोलता देख और इतनी तकलीफ में देख उसको अंदर तक दुख महसूस हो रहा था। उसने दिल से दुआ की थी कि इस लड़की की जिंदगी बेहतर हो जाए। हाँ, वो सरफराज आलम की बहन थी, लेकिन वो उसके लिए भी अहमियत की हामिल थी। सरफराज खामोश हो गया था। आयत ने कुछ गलत नहीं कहा था। हाँ, वो उसकी जिद की नजर हो चुकी थी। उसकी जिंदगी महज उसकी जिद में ही बर्बाद की गई थी कि सरफराज उसका भाई है। वो खामोशी से रुमान के साथ घर से बाहर चला गया था, जबकि आयत की तबीयत काफी खराब हो रही थी। वो रात हर एक नफूस के लिए अजियत भरी थी। नूर कमरे में जाए नमाज पर बैठी अपने नसीबों के लिए दुआ मांगती जा रही थी। जो उसके भाई ने किया था वो बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं था, और उसको मालूम था सरफराज आलम किसी सूरत भी इस गलती की माफी नहीं देगा, बल्कि हर पल उसको अजियत से दो चार करेगा। यही वजह थी कि उसका पूरा वजूद कांप रहा था।
रफ्ता रफ्ता करके रात गुजर गई थी। न सरफराज घर वापस आया था और ना ही रुमान ने उसे तन्हा छोड़ा था। अगली सुबह पूरी आबोताब से रोशन हुई थी। नूर कमरे में ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कमरे से बाहर आए या नहीं, लेकिन इस तरह कमरे में छुपकर रहना भी एक बेवकूफ़ी थी। उसको इस पहर उन सबका सहारा बनना था। वो इस तरह अपने ससुराल वालों को नहीं छोड़ सकती थी। आयत से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो कमरे से बाहर आई थी। लाउंज में ही सरफराज रुमान के साथ बैठा हुआ न जाने कौन सी बातें कर रहा था कि अचानक से उसे अपने सामने देख उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। वो गुस्से से धारता इससे पहले ही वो भागकर आयत के कमरे की तरफ चली गई, जबकि एक पल के लिए सरफराज को झटका सा लगा था। न उसने कुछ बोला था और ना ही उस लड़की ने उसे कुछ बोलने का मौका दिया था। सामने आई थी और झट से गायब हो गई थी। अनजानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई थी, जबकि रुमान ने बुलंद बांग कहकर लगाया था। उसने पलटकर देखा तो वो पागलों की तरह हंस रहा था। वो उसके बराबर में ही बैठ गया था और गुस्से से बोला था, चुप हो जाओ, फजूल में हंसने की जरूरत नहीं है। उसके भाई की वजह से मेरी बहन की जिंदगी तबाह हुई है। मैं इसको माफ नहीं करूंगा। जब अचानक रुमान हंसते हंसते चुप हुआ था और चेहरे पर संजीदगी आ गई थी, वो सरफराज के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। जो राज हमें फाइज के बारे में रात भर में मालूम हुआ है, वो सुनकर खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बहन उस जैसे दरिंदे के जंगल में फंसने से बच गई। सरफराज ने संजीदा निगाहों से रुमान को देखा था। उसको कहीं न कहीं इत्मीनान हो गया था। जो कैफियत रात भर उसकी थी, अब वो कदरे कम हो गई थी, क्योंकि फाइज के बारे में जो बातें उन दोनों को मालूम हुई थीं, उसके बाद सरफराज ने फजर की नमाज अदा करके सजदे शुक्र अदा किया था कि उसकी बहन एक बुरे इंसान के पास जाने से बच गई थी। उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद होती जब वो फाइज के साथ रुखसत हो जाती। खुदा का शुक्र ही था कि उन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो खत्म हो गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। रुमान अपने घर चला गया था। इस वाक्य को तकरीबन 2 दिन बीत गए थे। सरफराज 2 दिन से डेरे पर ही सो रहा था। वजह एक ही थी, वो अभी फिलहाल हवेली जाकर उस लड़की का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था वो उसका चेहरा देखता तो उसको महज फाइज ही याद आना था और फिर वो अपनी बहन को भी इस हालत में नहीं देख पा रहा था। लेकिन आज उसकी बस हो गई थी। उसको अपनी माँ बहन याद आ रही थी। यही सोचकर वो हवेली लौट आया था। उसकी अम्मा उसको देखकर बेइंतहा खुश हुई थी। उसको अपने सीने से लगाकर उन्हें ठंडक महसूस हुई थी। वो उनका वाहिद सहारा था। अगर वो उनसे दूर हो जाता तो वो जीते जी मर जाती। वो जैसे ही घर आया था, उसकी माँ ने आयत के बारे में उसको इत्तला दी थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बार बार वो बेहोश होकर गिर रही है, जबकि वो मजीद दुख में मुब्तला हो गया था। अपनी माँ के पास बैठकर उसने ढेरों ढेर बातें की थीं। फाइज के बारे में जो बातें उसको मालूम हुई थीं, वो हर्फ ब हर्फ अपनी माँ को बता दी थी, ताकि वो भी इत्मीनान का सांस खारिज कर सके। जबकि उसकी माँ का हाल भी उससे मुख्तलिफ न था। वो भी शुक्र अदा कर रही थी कि ऐसे इंसान से उनकी बेटी बच गई। थोड़ी देर अपनी माँ के पास मजीद बैठकर अब उसने अपने कमरे की राह ली थी। उसको मालूम था वो छोटी दुनिया कमरे में ही मौजूद होगी। उसके चेहरे पर एक भूली भटकी मुस्कान आई थी। न जाने क्यों उसे सुकून सा महसूस हुआ था कि उसने जज्बात में आकर नूर के साथ कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि उसको मालूम था नूर वाकई बहुत मासूम और कम अकल थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने ही जाए नमाज पर बैठी अल्लाह ताला से सिसक कर कोई दुआ मांग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान मजीद गहरी हुई थी और वो कदम ब कदम चलता हुआ उसके करीब ही बैठ गया था। उसकी मौजूदगी महसूस करके उसकी चलती हुई सांसें थम गई थीं और ये बात सरफराज को मालूम हो गई थी। वो अपने हाथ नीचे कर चुकी थी, आंखें भी खुश्क हो गई थीं। वो कुछ समझती इससे पहले ही सरफराज उसके करीब हुआ था और उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला था, छोटी दुनिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए सांस ना रोको। जो गलती तुम्हारे भाई ने की है, मैं उसकी सजा तुम्हें नहीं दूंगा। ये बोलते ही वो उसकी आंखें चूम गया था, जबकि नूर ने गहरा सांस लिया था और सरफराज के सीने से लग गई थी। वो रात उन दोनों के मिलन की थी। सरफराज हर बात भुलाए नूर को अपनी आगोश में समेट चुका था। उसको मालूम था उसकी कोई गलती नहीं है
और वो ऐसा जालिम शख्स नहीं था जो बेकसूर लोगों को सजा देता। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। आयत की तबीयत मजीद खराब हुई थी और उसको अंदाजा हो चुका था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई है। फाइज और आयत कई बार तन्हा मुलाकात कर चुके थे, लेकिन उन दोनों ने कभी भी हद पार नहीं की थी। लेकिन शादी से महज 1 महीने पहले उन दोनों ने तन्हा मुलाकात की थी और वो मुलाकात उन दोनों के लिए ही बहुत खुशगवार रही थी। लेकिन वो मुलाकात आयत के लिए बहुत तकलीफ देह साबित हुई थी। उनके दरमियान मौजूद पर्दे की हर दीवार गिर गई थी। वो दोनों एक ऐसा गुनाह कर चुके थे जिसकी माफी किसी सूरत नहीं। फाइज ने उसको बहकाकर अपने करीब तर कर लिया था और उससे अपने तमाम तर हकूक हासिल कर लिए थे जो अभी उस पर वाजिब भी नहीं हुए थे। हवेली में कोई नहीं था। नूर अपने कमरे में थी, जबकि सरफराज और सकीना बेगम रुमान के घर गए हुए थे। रुमान शाह ने 1 माह गुजरने के बाद सरफराज से अपने और आयत के रिश्ते की बात की थी और सरफराज ने फौरन ही रजामंदी जाहिर कर दी थी। वो लोग इसी मामले की वजह से गए हुए थे और इसी चीज का फायदा उठाकर वो सीधा लेडी डॉक्टर के पास आई थी। वॉचमैन ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं ठहरी थी। सब चीजें फरामोश किए वो निकल गई थी। उसका मुआयना होने के बाद फौरन ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो हामला है। ये खबर सुनकर अस्पताल की छत उसके सर पर आन गिरी थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था जो उसके साथ हो चुका है वो हकीकत पर मबनी है। वो सर थाम चुकी थी। एक ऐसी आजमाइश उसके सर आई थी। ये बातें अगर उसके भाई को पता चलती तो वो उसको जिंदा मार देता। वो कॉरिडोर में ही सर थाम कर बैठी हुई थी जब अचानक एक मर्द की आवाज उसके कान के पर्दों से टकराई थी। उसने गर्दन मोड़कर देखा था। उसका दम खुश्क होने के करीब आ गया था। वो जमीन पर बैठा एक औरत को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। वो औरत मुसलसल चीख रही थी, जबकि फाइज उसको रो रो कर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। वो फौरन उन दोनों के करीब गई थी। उसको मामला कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फाइज की हालत देख उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। यकदम 3 डॉक्टर आए थे और उस लड़की के बाजू में इंजेक्शन पे वस्त किया गया था, जिसके बायस वो चंदी पल में बेहोश हो गई थी। स्ट्रेचर पर डालकर उसको वार्ड में लेकर गए थे, जबकि फाइज वहीं जमीन पर बैठकर जारो कत्तार रोने लगा था। न जाने आयत को क्या सूझी थी कि वो कदम बा कदम चलती हुई फाइज के करीब आई थी, उसके कंधे पर हाथ रखा था और सवालिया लहजे में बोली थी, फाइज ये सब कुछ क्या है? तुम क्यों रो रहे हो? और ये लड़की कौन है? उसका लहजा हद दर्जा धीमा था। वो जो हर वक्त तैयार होकर रहती थी बिल्कुल मुरझा गई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के थे, चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। फाइज ने उसको इस हालत में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो फौरन उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला था, खुदा के लिए आयत, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी दहलीज पर आना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारे भाई को पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ तो वो मुझे मार देगा। मैं बेबस हूँ। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम खाओ। मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे सुकून चाहिए। आयत, मुझे सुकून दे दो। आयत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और जब फाइज ने हकीकत से पर्दा उठाया था तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। फाइज आलम एक मामूली इंसान नहीं था। वो महज किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का महबूब नहीं था। वो एक बद किरदार शख्स था। उसका पसंदीदा काम था लड़कियों के करीब जाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद करना। आयत सरफराज की बहन थी, इसलिए वो उसके साथ ताल्लुकात कायम करने से घबरा रहा था, क्योंकि उसको डर था अगर वो आयत के साथ कुछ गलत कर देगा तो सरफराज उसे किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा और नूर को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन उस रोज उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कई दिनों से उसने किसी लड़की के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए थे और उसी पल आयत पहुंच गई थी। यही वजह थी कि वो हर हद पार कर चुका था और उसके साथ ताल्लुकात कायम करके उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। आयत तो उन लम्हात के बाद मजीद उसकी मोहब्बत में पागल हो गई थी, लेकिन फाइज का दिल भर चुका था। उसको मालूम था अब कोई फायदा नहीं है। जो मुझे चाहिए था वो मैं हासिल कर चुका हूँ। और फिर जितनी बेइज्जती उसकी सरफराज ने की थी, यही बातें उसका दिमाग घुमा गई थी और उसने तहैया कर लिया था कि वो महज एक बार ही सरफराज को बेइज्जत करेगा और उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। उसको मालूम था नूर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी,
लेकिन उसको महज अपना बदला पूरा करने की चाह थी। ये लड़की जो चीख रही थी ये कोई और नहीं थी बल्कि उसकी पसंदीदा औरत थी। वो एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और उससे शादी भी कर चुका था, लेकिन खुदा ने उसकी पसंदीदा औरत को एक ऐसी तकलीफ में मुब्तला किया था कि फाइज आलम डर गया था। उसका दिमाग ही पलट गया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। वो अजीब तकलीफ दे जिंदगी बसर कर रहा था, जबकि आयत खुदा के इंसाफ पर मुस्कुराई थी। वो जो लड़कियों की जिंदगी तबाह करता था, आज उसकी ही मोहब्बत तबाह हो गई थी। आयत के साथ जो होना था वो हो गया था। अब कुदरत का इंतकाम होना था। मकफाते अमल शुरू हो चुका था। वो मुस्कुराई थी और खामोशी से अपना बच्चा गिरा दिया था। वो नाजायज काम नहीं करना चाहती थी। उसको मालूम था उसने एक जिंदगी को मार दिया है, लेकिन वो जानती थी वो रब तौबा कबूल करने पर कादिर है। वो एक नाजायज औलाद को जन्म देकर सारी जिंदगी के लिए उसको गाली का नाम नहीं देना चाहती थी। ये काम करने के बाद उसने अपने घर वालों को तमाम हकीकत से आशना कर दिया था, जबकि उसका भाई खामोश था, क्योंकि उसको मालूम था ये सब आयत के साथ हो चुका है। और ये हकीकत रुमान को भी पता चल गई थी। उस रात जो वो दोनों घर से बाहर निकले थे, उन दोनों ने ही फाइज का सारे जहां में पता किया था और रोमान के असर रसूख से तमाम हकीकत मालूम हो गई थी कि आयत की जिंदगी भी तबाह कर दी गई है और उस लड़के ने कई औरतों को तबाह किया है और अब एक औरत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। जबकि सरफराज ने बर वक्त अपने गुस्से पर काबू पाकर नूर की जिंदगी को भी बर्बाद होने से बचा लिया था और अपनी बहन की शादी रोमान से करवा कर सुकून का सांस लिया था। बेशक जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसी तकलीफ से दो चार कर देता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता।